हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक है ये वॉल्यूम 1 और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज के सेशन में इस बुक का सेट नंबर 7 हम लोग देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। सही आंसर इसका 1904 ईस्वी हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम ने भारतीय विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत की तथा शिक्षा प्रणाली में कई व्यापक सुधार किए। इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमा तय करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था और इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के नियम को और सख्त बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी 1904 ईस्वी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि पोर्ट्समाउथ की संधि द ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ किन दो देशों के मध्य हुई थी। राइट आंसर इसका जापान रूस हो जाएगा। देखिए पोर्ट्समाउथ की संधि जो है ये जापान तथा रूस के मध्य 5 सितंबर, ठीक है याद रखिएगा, 5 सितंबर 1905 ईस्वी को हुई थी। इसी संधि के द्वारा जापान रूस के मध्य युद्ध की समाप्ति हुई थी। पीत आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता था, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है जापान रूस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था। सही हो जाएगा बीटा प्रथम। बीटा प्रथम जो है ये काकतीय राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है याद रखिएगा, काकतीय वंश की राजधानी अमरकोंड थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि प्रथम महिला निम्न में कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो वह महिला थी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। पहली बार महिलाओं ने 1889 ईस्वी के, ठीक है 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना फ्रेंड्स 1850 ईस्वी में हुई थी, ये भी जरूर याद रखिएगा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा मजहरुल हक से। राष्ट्रवादी आंदोलन अहरार आंदोलन को मजहरुल हक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में किसने की थी। सही आंसर इसका बत्तख मियाँ हो जाएगा। ठीक है, बत्तख मियाँ के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी की जान की रक्षा करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय एवं इसके जो प्रथम सचिव थे वह थे दीवान चमन लाल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। सही आंसर इसका खैराडी हो जाएगा। याद रखिएगा ताम्रपाषाण युग में बिहार से भी कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की गई थी जिसमें चिरांड, ताराडी, सोनपुर इत्यादि शामिल थे। जबकि खैराडी जो स्थल है ये बिहार में नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई। राइट आंसर 1853 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 1853 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। आबू पर्वत पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। तो इसके निर्माण चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, दिलवारा का जैन मंदिर गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह के द्वारा 1031 ईस्वी में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलगू खान था।
तो वह थे बलबन। ठीक है, बलबन का मूल नाम क्या था? उल्गू खान। ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर दिया गया है। अगले प्रश्न में है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है 2 कथन, कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया ये हो जाएगा। देखिए केवल एक कथन जो है ये यहाँ पे सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था? तो ये किया गया था 2021 ईस्वी में। ठीक है, देखिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किए जाने हेतु राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का शुरुआत किया गया था और इस पुरस्कार का नामकरण 2021 में मोदी सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEA में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल है? राइट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए इसमें यूरोपीय संघ के अलावा आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein जो है ये भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही है इसका आंसर 2024 ईस्वी। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा करी गई थी, जिसमें कर्पूरी ठाकुर भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहांनामा किसकी कृति है? सही है इसका इनायत खां की कृति है शाहजहांनामा। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा SDR। ठीक है, SDR को कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। इसे किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत रखा जाता है। SDR को IMF के द्वारा 1969 ईस्वी में अपने सदस्य देशों के लिए आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र दर्शाता है? राइट आंसर इसका मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। फिलिप्स वक्र जो है ये किसको दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सही आंसर होगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न नंबर हो जाएगा 20। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 20 दिया है, देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में कह रहा है कि जुड़वां घाटा किसे कहते हैं? जुड़वां घाटा किसे कहते हैं? तो सही आंसर इसका राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को जुड़वां घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? राइट आंसर इसका आर्थिक विकास के लिए हो जाएगा। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था आर्थिक विकास के संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, ये सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है तमिलनाडु में। याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चेन्नई के निकट भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण आरंभ किया है और इसका लक्ष्य कुशल, लागत प्रभावी एवं मूल्यवर्धित लॉजिस्टिक सेवाओं जैसे कि कार्गो एकत्रीकरण आदि को सुगम बनाना है। तो ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद यानी कि CCRAS के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने आयुर्वेदिक के क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति 2024 नामक योजना को आरंभ किया है। प्रगति से यहाँ पे जो देखिए इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है इसमें कि किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है?
तो वह सुरंग है सेला सुरंग। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत के सर्वोच्च सुरंग का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ता है और याद रखिएगा यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है पुणे में। ठीक है, भारतीय थल सेना एवं पुनीत बलान समूह ने संयुक्त रूप से देश के प्रथम संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया है। यह पार्क एकता एवं संविधान में वर्णित मूल्यों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है नक्षत्र सभा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं स्टार कैंप्स द्वारा आरंभ की गई नक्षत्र सभा एक नवीन खगोलीय पर्यटन पहल है। इसका उद्देश्य एक व्यापक खगोलीय अनुभव प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र सभा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 29। इसमें कह रहा है कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो टोटल 7 व्यक्तियों को याद रखिएगा पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा करी गई है 2025 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता है जेनी एरपेनवेक ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत फ्रेंड्स याद रखिएगा 2005 ईस्वी में किया गया था और 2024 में यह पुरस्कार जर्मनी की लेखिका जेनी एरपेनबेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है बाली में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह देश हो जाएगा ईरान। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें भारत को 39वां स्थान मिला है। ठीक है, 39वां स्थान इसमें भारत को मिला है, जबकि फर्स्ट स्थान पे हो जाएगा USA यानी कि अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। कौन सा देश भारत की रुपे सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो वह देश हो जाएगा मालदीव। मालदीव भारत की रुपे भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राइट आंसर इसका कपिल सिब्बल हो जाएगा। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो टोटल 33 रेलवे स्टेशन हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में बिहार में 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की वस्तुतः आधारशिला रखी है। अमृत भारत स्टेशन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाना है। तो ऑप्शन नंबर सी 33 रेलवे स्टेशन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? सही आंसर इसका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये ओडिशा में स्थित है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का माफ कीजिएगा नाम बदला गया है? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए चीन जो है यह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है
और अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम चीन द्वारा बदली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ आबू धाबी में। कहाँ पे हुआ है? आबू धाबी में संपन्न हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर इसका जैसलमेर हो जाएगा। देखिए, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति जैसलमेर जिले के पोखरण में संपन्न हुआ है। यह अभ्यास देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है अब इसको देखते हैं। 41 नंबर, इसमें कह रहा है कि किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो वह रोग है मलेरिया। हाल ही में चर्चा में रहा याओंडे घोषणा पत्र का संबंध अफ्रीका से है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का फैसला लिया है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। दिया है इसमें कि किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इसका लॉस एंजलिस ओलंपिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1900 के बाद, याद रखिएगा 1900 के बाद 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम भी इसमें भाग लेगी और 2028 का ओलंपिक लॉस एंजलिस में खेला जाएगा यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडम्स या फ्रेजेस। केटी कॉर्नर। सही आंसर इसका हो जाएगा थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट इच अदर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आफ्टर नेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है स्कोलरी। इसका अपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंट। ठीक है, देखिए स्कोलरी का जो अर्थ होता है वो होता है विद्वतापूर्ण, जबकि इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानता, इसलिए इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद है बैफलिंग। ठीक है, बैफलिंग इसका भी अपोजिट वर्ड चूज करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉम्प्रीहेंसिबल। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिबल जो दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक। ठीक है, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा यमुना। ऑप्शन नंबर बी होगा। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करें। तो वह शब्द हो जाएगा बहुत। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो नैराश्य शब्द जो है ये एक पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य है मुझे भारी दुख हुआ। यहाँ पे जो लिया गया है कि मुझे भारी दुख हुआ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 51 और इस प्रश्न में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ऑप्शन नंबर जो ए है 1 और 2 ये दोनों सत्य कथन हो जाएगा। गर्म जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है और ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न, तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में कौन सा है? तो वह जल संधि है बॉस जल संधि। ठीक है, तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि बॉस जल संधि है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है? राइट आंसर इसका देखिए 24.70% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है?
तो वह झील है कांवर झील। कांवर झील भारत और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह बेगूसराय ज़िले में स्थित है, बिहार के बेगूसराय ज़िले में, याद रखिएगा। और एक अलवणीय जल की झील है ये, और ये बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्यूरिंग। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना हुई थी 1874 ईस्वी में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है ये 1874 ईस्वी में बराक नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो वह है पैम्पास। पैम्पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है दादर एवं नगर हवेली। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। काबला वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना राज्य। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? सही हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी का प्रावधान किया गया, और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 8 में। ठीक है, भाग 8 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है? सही आंसर इसका अनुच्छेद 30 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो वह थे एच.डी. देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए 2, 3 और 5। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों राज्यों की राज्यसभा सीट जो है समान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है, चलिए इसको देख लीजिए। दिया है इसमें कि किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया? तो वह था 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 69। इसमें कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। देखिए ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन को नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है?
तो टोटल 12 दिनों के लिए जो है राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है, 7 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही कथन हो जाएगा दोनों। उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है और अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन 3 तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो वह 3 तरीका हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए जो विकिरण दिया गया है, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम का। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम जो है, देखिए इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण यानी कि ड्रैग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे अकॉस्टिक्स कहा जाता है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को अकॉस्टिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये संबंधित है परमाणु से। टोकामक प्लाज्मा के चुंबकीय बंधन के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। टोकामक में संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से संचालित होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? तो वह प्रक्रिया हो जाएगा उत्क्रम परासरण अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए उत्क्रम परासरण द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है? तो वह है डच धातु। ठीक है, तांबे तथा जस्ते का मिश्र धातु क्या कहलाता है? डच धातु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? इसका गलनांक उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। नेक्स्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 82। इसमें कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रगलन। ठीक है, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षित किया जाता है प्रगलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया है एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र होता है CHO। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? तो वह कथन है कि यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रेंड्स दिया है कि विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं? तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जब भोजन का अभिघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो अंतिम स्रोत हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा थैलेसीमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? यहाँ पे रोग हो जाएगा, तो वह है दाद रोग जो है ये कवक की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? तो वह हो जाएगा अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही होगा। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी पादप ऊतक है? जाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद है जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो एंजाइम की सहायता से, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है अब इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 96, मैथ का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, आंसर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। डी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये है। उसके बाद चलिए अब अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 98। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स 98 जो दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट जो क्वेश्चन है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं दूसरे सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।